आधुनिक उर्दू अदब के ऐसे कहानीकार थे जिनके लिए बेहतरीन, खूबसूरत और लाजवाब जैसे शब्द ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उर्दू के कहानीकारों की जब जब बात होगी तो बात राजेंद्र सिंह बेदी के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। उनकी लेखनी की क्षमता कुछ अलग ही मिजाज की थी। छोटे से छोटे मानव व्यक्तित्व के पहलुओं को वह बड़ी आसानी से बयां कर जाते थे। और अपनी लिखी बातों से वह अपने किरदार का ऐसा खाका खींच देते थे मानो वह देखने और पढ़ने वालों के सामने ही हो। कौन? मधु। कहाँ? बाबूजी। सुना आपने? वो मुझे पुकार रही। समाज के पेचीदा रिश्तों को उनकी कहानियों, स्क्रीन प्ले और उपन्यासों में बड़े ही सलीके से पेश किया गया है। तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं मेरे लिए, इतने के शायद तुम उसकी गहराई तक न पहुंच सको, और अगर पहुंच सकती तो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे उर्दू के बहुत बड़े कथाकार और हिंदी फिल्मों के राइटर डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। तुमसे कहूं एक बात परों से हल्की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द राइजिंग बॉलीवुड। राजेंद्र सिंह बेदी, जिनका जन्म 1 सितंबर 1915 को लाहौर में हुआ था। उनके पिता हीरा सिंह लाहौर के सदर बाजार डाकखाना के पोस्टमास्टर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लाहौर के छावनी स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने चौथी क्लास पास की और उसके बाद SBS खालसा स्कूल में उनके पिताजी ने उनका एडमिशन करा दिया। उसके बाद वह वहां से 30 के दशक की शुरुआत में फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक पास होकर निकले और उसके बाद उन्होंने DAV कॉलेज लाहौर में आगे की पढ़ाई शुरू की। दोस्तों, उस दौर में टीबी को बहुत बड़ी बीमारी के तौर पर जाना जाता था और उनकी माताजी को भी यही बीमारी हो गई थी। उसी दरमियान उनका देहांत भी हो गया और उनके पिताजी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1933 के आसपास बेदी को कॉलेज छुड़वाकर डाकखाने में नौकरी दिला दी गई। उस वक्त उनकी तनख्वाह 40 रुपये महीने थी। 1934 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी। अपने शुरुआती दिनों से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और डाकखाने की नौकरी करते करते वह रेडियो के लिए भी लिख रहे थे। महान आदमी हो और वो ठहरा नंबरी हरामखोर, उसने मुझे न्योता दिया है भैया। लाहौर में उन दिनों अदब लतीफ नाम की एक मैगजीन छपा करती थी और अपने लिखने व पढ़ने के शौक की वजह से उन्होंने इस मैगजीन में बिना तनख्वाह के ही संपादक बनना स्वीकार कर लिया। सन 1943 में उन्होंने अपनी डाकखाने की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और करीब 2 साल तक इधर उधर भटकने के बाद उन्होंने लाहौर रेडियो स्टेशन के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। वहां उनकी तनख्वाह 150 रुपये के आसपास थी। 1946 में उनकी कहानियों का पहला संग्रह दाना और दाम प्रकाशित हुआ और पढ़ने वालों को यह एहसास हुआ कि कोई प्रतिभावान लेखक लिखने को आ चुका है। उन दिनों मुंबई, पुणे के अलावा लाहौर और कोलकाता भी फिल्मों के केंद्र हुआ करते थे। तो इसी बीच उन्होंने लाहौर की फिल्म कंपनी माहेश्वरी में काम करना शुरू कर दिया। यहीं से उनका राब्ता फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म राइटिंग से हुआ। लेकिन यहाँ कुछ समय नौकरी करने के बाद उन्होंने अपनी ही पब्लिशिंग हाउस खोल ली और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मजबूरन बेदी जी को अपना घर और शहर छोड़कर लाहौर से निकलना पड़ा। इस बीच भारत आकर कुछ समय तक वह पंजाब में रहे, उसके बाद शिमला चले गए। वहां उन्होंने रेडियो स्टेशन में डायरेक्टर का काम भी संभाला, लेकिन फिर उन्हें वह नौकरी भी रास नहीं आई और अब की बार उन्होंने मुंबई का रुख किया। वहां उनकी मुलाकात फेमस पिक्चर कंपनी के प्रोड्यूसर DD कश्यप से हुई, जो उन्हें पहले से ही जानते थे और उन्होंने बेदी जी को 1000 रुपये की नौकरी पर रख लिया। लेकिन बेदी, जो कि बंधनों में रहने वाले नहीं थे, उन्होंने यह शर्त रखी कि वह नौकरी के अलावा भी अपना खुद का काम करते रहेंगे। DD कश्यप के लिए राजेंद्र सिंह बेदी ने 2 फिल्में बड़ी बहन और आराम लिखी और उनके बैनर से बाहर दाग जैसी फिल्म की सफलता से बेदी के करियर में कोई रुकावट नहीं रही। लेकिन साथ ही साथ वह फिल्मों में काम करने के अलावा अपनी लेखनी से भी लोगों को प्रभावित किए जा रहे थे। बेदी साहब की कहानियों का दूसरा संग्रह ग्रहण प्रकाशित हुआ और ग्रहण के बाद
कोख जली के नाम से उनकी कहानियों का तीसरा संग्रह प्रकाशित हुआ, जो पढ़ने वालों के बीच बहुत सराहा गया। उनके फिल्मी करियर की बात की जाए तो यह उनकी पहली फिल्म बड़ी बहन से शुरू हुआ। बेटा, चला चला काम क्यों बंद कर दिया तुमने? पिताजी, शहर में जो लोग मेरे दवाखाने में आते थे, किसी को जुकाम होता था तो किसी का सर दुखता था। जिसके डायलॉग राजेंद्र सिंह बेदी ने उस वक्त के दो दिग्गज लेखक राजेंद्र कृष्ण और कमर जलालाबादी के साथ मिलकर लिखे थे। फिल्म के हीरो रहमान और हीरोइन सुरैया थी। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार। उनकी दूसरी फिल्म दिलरुबा थी, जो 1950 में आई। हमने खाई है मोहब्बत में जवानी की कसम, हमने खाई है। इसमें उन्होंने नीलकंठ तिवारी और एस दीपक के साथ मिलकर फिल्म के डायलॉग लिखे थे। उनकी अगली फिल्म 1951 में देव आनंद, मधुबाला और प्रेमनाथ की आराम थी, जिसके डायलॉग इस बार उन्होंने अकेले ही लिखे थे। जान जिगर दिल में समाने आजा, है जान जिगर दिल में समाने आजा। उनकी अगली फिल्म थी दाग, जो 1952 में आई। अमिया चक्रवर्ती की इस फिल्म में उनके डायलॉग काफी पसंद किए गए थे। तो ये तू थी जो बातें सुन रही थी हमारी? हैं 8 रुपए 8 आने। देख पा रहे हो, ये दुनिया जो है ये 4 दिनों की माया है। इसमें पैसे का इतना लोभ अच्छा नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है शंकर। इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और हीरोइन निम्मी के चुलबुले और संवेदनशील अंदाज को पब्लिक ने खासा पसंद किया। चाची, क्या शराबी जानता है कि वो शराब पीकर कैसा लगता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है और कैसे बातें करता है। साल 1953 में रेल का डब्बा फिल्म, जिसके हीरो शम्मी कपूर और हीरोइन मधुबाला थी, इसके डायलॉग भी राजेंद्र सिंह बेदी की कलम से ही निकले थे। उनकी अगली फिल्म थी मिर्जा गालिब, जिसके डायरेक्टर मशहूर कलाकार सोहराब मोदी थे। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक बार फिर दिलीप कुमार के लिए डायलॉग लिखे और फिल्म थी 1955 में पर्दे पर आई देवदास, जो कि दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता की कुछ खास फिल्मों में से एक मानी जाती है। और इसके पीछे की वजह फिल्म के डायलॉग भी हैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। शरद चंद्र चटर्जी के उपन्यास देवदास, जिसे विमल राय ने बड़ी ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया था, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाई थी। इस फिल्म को आज भी हिंदी सिनेमा की कुछ चुनिंदा फिल्मों में से एक माना जाता है। ये तुमने क्या किया देवदास? डरो नहीं पारो, ये जख्म तो जल्द ही भर जाएंगे, सिर्फ एक दाग रह जाएगा। अगर कभी कोई कुछ पूछे। दिलीप कुमार को एक बार फिर इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और यह उनकी एक्टिंग व फिल्मों के जानदार डायलॉग की वजह से ही था कि उन्हें इस फिल्म के बाद ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला था। उनकी अगली फिल्म 1955 की मिलाप थी, जिसके हीरो देवानंद और हीरोइन गीता बाली थी। यह फिल्म एक इंग्लिश फिल्म मिस्टर डीड्स कम्स टू टाउन का रीमेक थी। फिल्म को डायरेक्ट राज खोसला ने किया था और यह उनके करियर की पहली फिल्म थी। बाद में चलकर राज खोसला ने कई सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की थी। इस फिल्म के बाद बेदी साहब ने फिल्म गरम कोट लिखी, जो कि 1955 में आई थी। उसके पास बहुत बड़े बड़े गुब्बारे हैं, मैं उसके पास जा रहा हूँ। वहाँ बादलों में शायद तूने देखी ना वहाँ गुड़िया की दुकान, छोटी गुड़िया। इसका असली नाम द क्लर्क एंड द कोर्ट था और यह राजेंद्र सिंह बेदी की ही कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म को लिखने के साथ साथ प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया था। राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियों में महिला किरदार हमेशा से एक खास जगह रखती हैं और इस फिल्म में भी निरूपा राय के किरदार की बेबसी और लाचारी देखने वाला अपने अंदर तक महसूस कर सकता है। माँ, बाबूजी नहीं है। नहीं, अब रोज देर से क्यों आते हैं? बाबूजी, वो तुमसे नाराज हैं, सबसे नाराज हैं।
तुम रोज कोई ना कोई चीज मांगने बैठ जाते। उनकी कुछ अगली फिल्मों में खास फिल्म थी मुसाफिर, जो 1957 में आई। इसके डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी थे, जिनकी डायरेक्टर के तौर पर यह पहली फिल्म थी। मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा। राजन सिंह बेदी और ऋषिकेश मुखर्जी ने आगे चलकर कई सफल फिल्मों में साथ काम किया। और भावरा होता है तन से काला, मन से काला, हरदम बस रस का मत वाला, और इसलिए हर वक्त। ऋषिकेश मुखर्जी इससे पहले बिमल राय जैसे डायरेक्टर्स की फिल्मों को एडिट कर रहे थे। इस फिल्म की खासियत फिल्म में दिलीप कुमार का किया गया रोल था और इसमें उन्होंने एक गाना भी गाया था। उतने गीत हैं जितनी रातें हमने दिलीप कुमार और देवानंद के साथ कई फिल्मों में काम करने के बाद बेदी साहब ने 1957 में राज कपूर की प्रोड्यूस की हुई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में एडिशनल डायलॉग लिखे। चलो बेटवा, दिल्ली चलेंगे। दिल्ली जाएंगे? अबे वहाँ जानता भी है किसी को? हाँ, अपना मसीता जो है वहाँ। अबे कहता तो ऐसे है। यह फिल्म एक इमोशनल ड्रामा थी और इसमें अमजद खान ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। लो हर चीज ले लो जमाने के लोगों, बहारों। अगले साल उनकी फिल्म मधुमती आई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस थी और फिल्म को 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। जिसका रिकॉर्ड लगभग 35 साल बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म ने तोड़ा था। फिल्म की खासियत फिल्म की आउटडोर लोकेशन के साथ साथ इसका संगीत और फिल्म के डायलॉग और उसकी कहानी थी। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे हॉलीवुड फिल्म द रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड, जो कि 1975 में आई थी, यह फिल्म मधुमती से इंस्पायर्ड थी। फिल्म के कहानीकार ऋतिक घटक, डायलॉग राइटर राजन सिंह बेदी, डायरेक्टर बिमल राय के एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी और फिल्म में लीड दिलीप कुमार, वैजंती माला, यह सभी के सभी अपने आप में लीजेंड थे। और हाल के वर्षों में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम भी मधुमती से ही इंस्पायर्ड थी। उनकी अगली फिल्म अनुराधा, जिसके डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी थे, 1960 की इस फिल्म में राइटर सचिन भौमिक थे और डायलॉग राजन सिंह बेदी ने ही लिखे थे। फिर तुम्हारी पत्नी क्यों बेटी, है ना? पहले तुम अनुराधा थी, फिर तुम्हारी किस्मत डॉक्टर की बीवी बन गई। साथ ही साथ फिल्म के संगीत को पंडित रविशंकर ने दिया था। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो हूँ जागे मोरे साथ। कुल मिलाकर सभी कलाकार एक से बढ़कर एक थे। फिल्म के कलाकारों में बलराज साहनी और लीला नायडू थे। उनकी अगली फिल्म बम्बई का बाबू में देवानंद, सुचित्रा सेन लीड रोल में थे। तुमने ये नेकलेस देखा? कितना सुंदर लगता है, जगमग जगमग करता हुआ। लेकिन इसकी असली सुंदरता तो उसी वक्त मालूम हो जब किसी के गले का हार। उस वक्त हिंदी सिनेमा में इस तरह के सब्जेक्ट पर कोई फिल्म नहीं बनी थी। भैया, भगवान के लिए मुझे इस नाम से मत पुकारो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक कहता हूँ। मैं दुनिया जहान को धोखा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। फिल्म की कहानी और डायलॉग राजन सिंह बेदी के थे। राखी, मैं तुम्हारी कलाई पर बांधना चाहती हूँ। आज कौन सा रक्षाबंधन का दिन है? और फिल्म के क्लाइमेक्स के डायलॉग लोगों के जहन में आज तक बसे हुए हैं। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह। 1962 में शशि कपूर की शुरुआती फिल्मों में से एक मेहंदी लगे मेरे हाथ, जिसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग राजन सिंह बेदी ने ही लिखा था, उस साल की सफलतम फिल्मों में से एक थी। मेहंदी लगी मेरे हाथ रे, मेहंदी लगी। 1965 की फिल्म मेरे सनम, जिसकी खास बात यह थी कि राजन सिंह बेदी और नरेंद्र बेदी ने फिल्म को मिलकर लिखा था। पुकारता चला हूँ मैं गली गली। नरेंद्र बेदी राजन सिंह बेदी के बेटे थे, जिन्होंने आगे चलकर कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। जिसपे ये और इनके सब साथी टूट पड़े और फसाद शुरू हो गया। इनका कोई कसूर नहीं इंस्पेक्टर साहब।
और कई फिल्मों की कहानियां भी लिखी। ऋषिकेश मुखर्जी, जो कि डायरेक्टर के तौर पर अपने शुरुआती करियर में थे, साल 1966 में उनकी 2 फिल्में अनुपमा और बीवी और मकान आई। अनुपमा फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी। ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा। और बीवी और मकान एक कॉमेडी फिल्म थी, जिनके डायलॉग्स राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे थे। मतलब कि अगर तेरा स्वर्गवास हो जाए है तो शेखरवा का भी काम बन जाएगा, और गीता तो तेरी है ही, तेरी भी लाइन क्लियर। यह फिल्म अपने मजाकिया डायलॉग्स की वजह से खासी हिट रही। जिस पर फिदा हो तुम, ये मत भूलो मगर शेखर कि अब शादीशुदा हो तुम। ये बीवी और मकान दोनों हाथ से चले जाएंगे, समझे? इस फिल्म को पड़ोसन जैसी कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन पड़ोसन से पहले बनी इस फिल्म को ही एक कॉमेडी का मास्टरपीस कहा जा सकता है। दुबले ने पहनी पगड़ी, मार खाए खार खाए साथ खिलाए रबड़ी। और इस फिल्म से प्रेरणा लेकर आगे चलकर हिंदी सिनेमा में कई बार हीरो औरतों के किरदार में नजर आए। था जब जन्म लिया था होके मर गई, था जब जन्म लिया। 1969 की फिल्म सत्यकाम ऋषिकेश मुखर्जी, संजीव कुमार और धर्मेंद्र की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से कही जा सकती है। आप जिन्होंने दफ्तर में सत्यमेव जयते लगा रखा है, घर में बच्चों को सच बोलने का सबक देते, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए, रोज कमाता रोज खाता रुपया 2 रुपए कमाने वाला मजदूर अदालत में जा सकता है? सत्यकाम फिल्म को देवानंद की फिल्म गाइड के बराबर क्लासिक का दर्जा हासिल है और इस फिल्म का हर डायलॉग दिल को छू जाता है। अगर आप ऐसे में मुझे नौकरी से हटा देंगे तो मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। खुदकुशी कैसे ज्यादा बुरी होती है? एक आजाद देश के रहने वाले होकर आप रिश्वत लेते हैं, शर्म आनी चाहिए। सर 1970 में उन्होंने संजीव कुमार, रेहाना को लेकर फिल्म दस्तक डायरेक्ट की, जिसे लिखा भी उन्होंने ही था। यह फिल्म बेहद लाजवाब थी और संजीव कुमार व रेहाना को फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। अच्छा भला आदमी होता है, शादी के बाद घड़ा बन जाता है। नेवारी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते। ऐसा पहली बार हुआ था कि फिल्म के हीरो और हीरोइन दोनों को एक साथ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो। फिल्म की कहानी एक उपन्यास की तरह लोगों के सामने स्क्रीन पर उतरती चली जाती है। तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्की। उनकी लिखी कुछ और फिल्में जैसे ज्वाला और अभिमान थी, जिसमें ज्वाला मधुबाला की आखिरी फिल्म थी। फिल्म में आशा पारेख ने मधुबाला की दोस्त का एक छोटा सा किरदार भी निभाया था। यह फिल्म मधुबाला के मरने के काफी समय बाद रिलीज हुई और जब तक आशा पारेख एक सफल हीरोइन बन चुकी थी। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्ट की हुई फिल्म अभिमान, जो अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के साथ में की गई फिल्मों में सबसे ऊपर आती है। तेरे मेरे मिलन की ये रहना होते। जया भादुड़ी को फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तुम तो देवदास की चंद्रमुखी की तरह बातें कर रही हो चित्रा। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। साल 1973 में धर्मेंद्र, वहीदा रहमान और जया भादुड़ी की फिल्म फागुन आई, जिसे लिखने के साथ साथ प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी राजेंद्र सिंह बेदी ने ही किया था। फिल्म की कहानी से वहीदा रहमान इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने हीरोइन होते हुए भी जया भादुड़ी की मां का रोल निभाया था। बेदी साहब के डायलॉग से सजी अगली फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की फिर कब मिलेगी थी। कहीं बैठी होगी राहों में, तुम अपनी बाहों। इस फिल्म में विश्वजीत, माला सिन्हा और दिलीप कुमार जैसे कलाकार थे। कर्नल साहब, आपका और दूसरे लुच्चे आदमी का क्या मेल है? हा? आप एक देवता स्वरूप महान आदमी हो और वो ठहरा नंबरी हरामखोर। उनकी लिखी और डायरेक्ट की गई अगली फिल्म साल 1978 में आई नवाब साहब थी। हमें है क्या कि हमें कोई हसीना चाह, जिसमें परीक्षित साहनी और रेहाना सुल्तान व ओम प्रकाश मुख्य भूमिका में थे। इसी साल उनकी एक और फिल्म आँखिन देखी आई। तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं,
जिसका बजट छोटा था। फिल्म का डायरेक्शन व कहानी राजन सिंह बेदी का था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। जाग मुसाफिर घोर भई अब, और इसके बाद उन्होंने किसी और फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया। अपने फिल्मी सफर के साथ साथ राजन सिंह बेदी का रचनात्मक सफर भी जारी रहा। अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, मुकद्दस झूठ, मेहमान, मुक्तिबोध जैसी रचनाएं इस बात को बताती हैं कि राजन सिंह बेदी ने अपनी संवेदनशील निगाहों से हर उस पल को महसूस करके अपनी कलम से कागज पर उतारा है। उनकी लिखी एक चादर मैली सी, जिसे साल 1965 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। राजन सिंह बेदी ने वैसे तो कई उपन्यास और कहानियां लिखी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनके उपन्यास एक चादर मैली सी की खास अहमियत है। इस कहानी पर पाकिस्तान में मुट्ठी भर चावल नाम से भी फिल्म भी बनी थी और उसके बाद 1986 में उनकी इस कहानी पर हेमा मालिनी, ऋषि कपूर अभिनीत फिल्म भी बनी थी। मैं कहते छोड़ दे माँ। यहाँ पर यह बताते चलें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और हेमा मालिनी के अभिनय करने के बाद हेमा मालिनी अकेली ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर पांचों के साथ हीरोइन के तौर पर काम किया। इस उपन्यास की कहानी इतनी असरदार थी कि इसके ऊपर मशहूर अभिनेत्री गीता बाली धर्मेंद्र को लेकर इसी कहानी पर एक फिल्म बनाने वाली थी जिसका नाम था रानो। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान गीता बाली बीमार पड़ गईं और उनकी हुई असमय मृत्यु के कारण यह फिल्म नहीं बन पाई। बाद में हेमा मालिनी और ऋषि कपूर के साथ इस फिल्म को बनाया गया। जया बच्चन राजन सिंह बेदी से हमेशा कहा करती थी कि इस कहानी पर अगर कभी वह फिल्म बनाए तो हीरोइन के लिए उनसे जरूर बात करें। अपनी निजी जिंदगी में अपनी बीवी से हमेशा होने वाली अनबन के कारण उनका वैवाहिक जीवन हमेशा विवादों में रहा। उनके पुत्र नरेंद्र बेदी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहे। उनके पुत्र की मौत 1982 में हो गई। राजन सिंह बेदी को इसी साल लकवा हो जाने के कारण वह काफी वक्त तक बिस्तर पर ही रहे और फिर अंतिम समय में उन्हें कैंसर हो जाने के कारण 1984 में उनका देहांत हो गया। पंजाब सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए उनकी याद में राजन सिंह बेदी अवार्ड शुरू किया, जिसे हर साल किसी न किसी शख्सियत को दिया जाता है। राजन सिंह बेदी उन कुछ खास साहित्यकारों में से थे जिन्होंने अपने साहित्य के सफल करियर को फिल्मों में भी आगे बढ़ाया और पब्लिक को एक से बढ़कर एक हिट कहानियां दी। तो दोस्तों, यह था राजन सिंह बेदी पर बनाया गया हमारा वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।